है गाइस, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप कितने होम लोन के लिए एलिजिबल है, तो एक सिंपल कैलकुलेटर मैं यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी 3-4 बैंकों से एडवाइस ली है कि वो कैसे कैलकुलेटर फॉलो करते हैं, कैसे एलिजिबिलिटी निकालते हैं, तो उनको सम अप करके मैंने एक जो नॉर्मली हर जगह फॉलो होता है वो कैलकुलेटर बनाया है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी एक तो कमाई के हिसाब से एलिजिबिलिटी निकलेगी और एक आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से एलिजिबिलिटी निकलेगी। दोनों में से जो लोअर होगा वही आपका फाइनल होम लोन बनेगा। अगर आपकी सपोज प्रॉपर्टी वैल्यू 20 लाख है, यहाँ पे मैंने रुपीज इन लैक्स डाले हुए हैं, तो अगर 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो लोन टू वैल्यू रेशो अराउंड एवरेज बैंकिंग सेक्टर में 80% चलता है। वैसे कई बैंक 90% भी देते हैं, कई 75% भी देते हैं, पर ऑन एन कई 85% भी देते हैं। बट ऑन एन एवरेज आप लोअर साइड पे लगा के चलिए कि 80% वैल्यू आपको मिलेगा। 20 लाख की प्रॉपर्टी पे आपको प्रॉपर्टी वाइज 16 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 लाख रुपए का ही रिक्वायरमेंट है अगर आपको, तो 15 लाख रुपए के लोन के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तो उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको कितने साल का लोन चाहिए। तो ये लोन है जो नॉर्मली 30 साल तक भी चला जाता है, पर नॉर्मली जो मैंने देखा है और पूछा है लोगों से, तो वो 10 से 20 साल तक की एवरेज के लोन होते हैं। तो आप लगा के चलिए कि आप 15 साल के लोन अमाउंट वाले लोन ज्यादा लेते हैं, 15 साल या 20 साल वाला। तो यहाँ पे मैंने टेन्योर को मंथ्स में डाला है और लोन अमाउंट को 15 लाख रुपए में डाला है। तो ये लोन अमाउंट आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट है कि आपको कितना लोन चाहिए और कितने साल का चाहिए। तो अगर 10 साल का चाहिए तो 120 मंथ्स आ गया, अगर 15 साल का चाहिए तो 180 मंथ्स आ गया। ओके। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होम लोन पे वेरी कर रहा है आजकल, वो 8.5 से 9 सवा 9% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी कर रहा है। तो आप यहाँ पे जितना मर्जी लगा लीजिए, मैंने 8.5% अपने एग्जाम्पल के लिए लगाया। तो यहाँ पे आपको एक ईएमआई कैलकुलेट करनी है कि हर 1 लाख रुपए के पीछे आपको कितना ईएमआई देना पड़ेगा। तो ऊपर ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। तो फॉर्मूला है इजिकल टू पीएमटी F15 है आपका ROI डिवाइड बाय 12 कॉमा F14 जो आपका टेनर है, कॉमा -1 लाख। -1 लाख इसलिए कि हर 1 लाख रुपए के पीछे आपको कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी। अगर 1 लाख रुपए का लोन लेंगे तो 1240 रुपए की पर मंथ आपको ईएमआई देनी पड़ेगी। और अगर 15 लाख रुपए का लोन लेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1240 आपको 18598 की ईएमआई का बर्डन उठाना पड़ेगा। ठीक है। ये तो है जो डाटा आप जिसके लिए आप तैयार हो कि आप इतना ईएमआई देना चाहते हो। अब एलिजिबिलिटी आपकी कैसे निकालेंगे? अब वो आपका बैंक आपको बोलेगा कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी आ रही है आपके अकाउंट में, आपके खाते में कितने पैसे क्रेडिट हो रहे हैं। लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप के हिसाब से इसको देखा जाएगा। इसमें सैलरी सिर्फ वही ली जाएगी जो आपकी फिक्स सैलरी है। आपको कोई बोनस आ रहा है, कोई वेरिएबल पोर्शन आ रहा है, कोई कमीशन आ रहा है, ठीक है, जिसका कोई फिक्स नहीं होता कि जो आना है नहीं आना है, डिपेंडेबिलिटी आपके टारगेट अचीवमेंट पे या आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उसको नहीं काउंट किया जाता। जो आपकी फिक्स सैलरी है, जो आप टारगेट चाहे आपके अचीव हो या ना हो, आपको इतनी सैलरी आनी है, सिर्फ वही सैलरी यहाँ पे कंसीडर की जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी आपको खाते में क्रेडिट हो रही है, सब कुछ काट के, टीडीएस काट के, पीएफ काट के, कोई भी वेलफेयर फंड काट के, इंश्योरेंस काट के, सब जो कुछ भी काट के आपको नेट इन हैंड सैलरी कितनी क्रेडिट हो रही है। देखिए कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं वो ग्रॉस सैलरी के ऊपर भी केस बनाती हैं आपका। तो वो मैं उसको नहीं लेके चल रहा क्योंकि वो ऐसा काम करने वाले कम है इंस्टीट्यूट। तो नेट इन हैंड वाला ज्यादा लॉजिकल और ज्यादा समझ में आता है कि अपने खाते में जितने पैसे आ रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं। तो उसके बाद FOIR लगता है। FOIR होता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशो। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशो 50 से 70% तक वेरी करती है। इसका मतलब क्या होता है कि नेट डिस्पोजेबल इनकम। अगर कोई बैंक 60% FOIR के बेस पे काम कर रहा है, तो इसका मतलब बैंक कहता है कि लाख रुपए में से 40% जो अमाउंट है वो आपके घर के खर्चों में या आपके और खर्चों में निकल जाएगा, और जो सिर्फ 60% अमाउंट है वही अमाउंट बचता है आपका ईएमआई रीपे करने के लिए। तो FOIR मींस कि कितने परसेंट आपकी टोटल इनकम में से कितने परसेंट इनकम ईएमआई देने के लिए सफिशिएंट अवेलेबल है। ठीक है। तो ये हर एक बैंक का अलग अलग परसेंटेज होता है, कोई 50 लेता है, कोई 70 लेता है। तो आप अपने अगर कोई बैंक आपकी यूजुअली ग्रॉस सैलरी पे लेगा, मतलब नेट सैलरी की जगह, तो आपका फॉयर वो कम लगा देगा। नेट सैलरी वाले कई बार ज्यादा लगा देते हैं, पर ऑन एन एवरेज 60% का फॉयर हर एक बैंकिंग इंडस्ट्री में चलता है। तो आप अपने पर्पस के लिए 60% यहाँ पे लेके चल सकते हैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो जितनी इन हैंड सैलरी आई मल्टीप्लाई किया तो ये सैलरी आ गई एलिजिबल सैलरी फॉर ईएमआई रीपेमेंट। कि बैंक कहता है इतनी सैलरी आप ईएमआई देने के लिए सफिशिएंट है आपके लिए। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआई कितनी चल रही हैं। वो तो आप खुद बेहतर बेहतर जानते हो कि आपकी कार लोन की ईएमआई कितनी जा रही है। आपका कोई लैब चल रहा है तो उस लैब की ईएमआई कितनी जा रही है। ठीक है। जो आपको आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआई पता है वो वहां पे डाल लीजिए। फॉर एग्जांपल आपकी पर मंथ, फॉर एग्जांपल
45,000 की ईएमआई जा रही है, या आप लगा लीजिए 40,000 की ईएमआई जा रही है, 40,000 की ईएमआई जा रही है, तो ये आपकी बैलेंस सैलरी बच गई नए लोन की ईएमआई देने के लिए। बैंक कहता है कि आप 60,000 रुपए की आपकी डिस्पोजेबल इनकम है ईएमआई देने के लिए, उसमें से 40,000 आप ऑलरेडी दे रहे हो और 20,000 रुपए की ईएमआई देने की कैपेबिलिटी और है। और ये हमने ऑलरेडी चीज कैलकुलेट कर ली कि आपको जितनी लोन की रिक्वायरमेंट है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिस टेन्योर पे, उसके हिसाब से आप 18,598 रुपए की ईएमआई आपकी बनती है। और क्योंकि वो आपकी विद इन द लिमिट ही है, आप मैक्सिमम 20,000 ही दे सकते थे हमारे हिसाब से, और आपकी बनती भी 18,598 है, तो दैट मीन्स आप 15 लाख रुपए के लिए एलिजिबल हो। अगर यहीं पे आपकी ये 50,000 रुपए होती तो आपकी बैलेंस सैलरी बचती 10,000 रुपए, तो आप 15 लाख रुपए के हिसाब से आपकी ईएमआई बनती है 18,598 रुपए, तो फिर तो आप एलिजिबल ही नहीं हो पाते, आपकी सैलरी बैंक के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है ईएमआई रीपे करने के लिए। फिर आपको अपना लोन अमाउंट यहाँ पे कम करना पड़ता, या तो आप लोन अमाउंट कम करते, मान लो यहाँ पे 5 लाख करते तो आपकी ईएमआई 6199 आती, या आप यहाँ पे 8 लाख करते तो आपकी ईएमआई 8 लाख के लोन पे तकरीबन पूरी फिट बैठती है। या फिर अगर आपको 15 लाख ही चाहिए होता, यहाँ पे आप टेन्योर बढ़ा के देखते कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 30 साल का लूं, तो यानी कि 360 महीने का अगर मैं लोन लूं तो मेरी 11,534 रुपए की ईएमआई बनती है। तो 30 साल का लोन अगर मान लो मैं 14 लाख कर लूं या 13 लाख रुपए का लोन कर लूं, तो 13 लाख रुपए का लोन 30 साल के लिए 8.5% ब्याज पे मेरी 10,000 की ईएमआई के इक्विवेलेंट बनता है। तो इस तरह से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन डिफरेंट लगा लगा के आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो अगर ये एलिजिबिलिटी आपकी बैलेंस ईएमआई के अंदर अंदर आपकी प्रपोज्ड ईएमआई आती है, और जो प्रपोज लोन अमाउंट और ये लोन अमाउंट आपका फिट बैठता है, तो विच एवर इज लेस आपको लोन मिल जाएगा। इस केस में आपकी जो ईएमआई थी, अगर हम 40,000 वाली एग्जांपल लेके चले, तो आपकी सैलरी इनकम सफिशिएंट थी 18,598 की ईएमआई देने के लिए, ठीक है। तो 15 लाख रुपए का आपको लोन चाहिए, तो 15 लाख की एलिजिबिलिटी आपकी इनकम के हिसाब से बनती है, और प्रॉपर्टी के हिसाब से आपकी 16 लाख की बनती है एलिजिबिलिटी। तो विच एवर इज लेस 15 और 16 विच एवर इज लेस 15 लाख रुपए का लोन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो दोस्तों ये एक सिंपल सी कैलकुलेटर है जो आप घर पे बना सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बड़े आराम से देख सकते हैं। यही फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द बैंक्स में फॉलो किया जाता है। तो इसके बारे में और डिटेल्स क्या जाननी है, फॉयर क्या होता है, जो सेल्फ इंप्लॉयड होते हैं बिजनेस वाले वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एलटीवी कैलकुलेशंस हो गया, और फॉयर के बारे में इन डेप्थ कि कौन से लोन को हम ट्रीट कर सकते हैं अपनी ऑब्लिगेशन में, इस ऑब्लिगेशन में 40,000 कौन से लोन को छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा एक जो मेंबरशिप प्रोग्राम है ज्वाइन कीजिए उस मेंबरशिप प्रोग्राम को। तो उसमें मैं आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे होम लोन की एडजस्टमेंट्स करते हैं, क्या क्या चीज का क्या क्या मीनिंग होता है, फर्दर लैब की एडजस्टमेंट्स कैसे की जाती हैं, लैब प्रोडक्ट और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी सीरीज में वीडियोस की लॉन्च करने वाला हूँ आगे 1-2 महीने में, टाइम टू टाइम 2-2 3-3 4 दिन या हफ्ते बाद वीडियोस आपको अपडेट डालता रहूंगा उनका। तो प्लीज मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस।